प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय में विभिन्न विद्वानों की क्या परिभाषाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय शक्ति को कैसे प्रभावित करता है, राष्ट्रीय शक्ति को कैसे सीमित करता है, यानी इसका इम्पैक्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल्यांकन, इसकी आलोचना, एवेल्युएशन और क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन। तो आज एक बहुत ही रोचक विषय है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय शक्ति की सीमा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून का राष्ट्रीय शक्ति के रूप में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है। राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर राष्ट्र अपने अपने हितों की पूर्ति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे तत्व जो राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति पर चेक एंड बैलेंस करती हैं, नियंत्रण रखते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व जनमत, सामूहिक सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने के रूप में अपने प्रभाव को दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों के परस्पर व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते समय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक प्रकार से राष्ट्रों के मध्य हितों के लिए संघर्ष में समन्वय की भावना पैदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रवाद की संकीर्णता को भी नियंत्रित करता है। राष्ट्र अपनी गृह नीति और विदेश नीति का निर्माण भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, ताकि विश्व जनमत उस राष्ट्र की नीतियों के विरुद्ध न हो और वह राष्ट्र दुनिया से अलग थलग न पड़ जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून एक प्रकार से राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करता है। प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक ऐसा कानून है जिसे सभी राष्ट्र सहमत हो और उनकी सत्ता पालना के लिए प्रतिबद्ध हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों द्वारा निर्मित ऐसा कानून या दस्तावेज है जिसके आधार पर राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करने के लिए सहमत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों की वो संग्रह है जिसमें सभी राष्ट्र उस नियमावली के अनुसार चलने के लिए बाध्य होते हैं या उन नियमों पर चल करके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा, सहयोग की भावना को बनाए रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1780 में राजनीतिक विचारक जर्मी बेंथम द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अभी तक कोई सटीक परिभाषा नहीं है। हर राजनीतिक चिंतक ने अपने अपने दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा दी है। सालमंड के शब्दों में सालमन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम वे नियम हैं जो संप्रभु राज्यों को एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में संचालित करते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय नियम एक प्रकार से संप्रभु राज्यों पर लागू होते हैं और संप्रभु राज्य एक दूसरे के साथ उन्हें अपने व्यवहार में संचालित करते हैं, व्यवहार में अपनाते हैं। जब भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ कोई संधि करता है, समझौता करता है, एग्रीमेंट करता है, तो उस समय उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून को ध्यान में रखना पड़ता है। ओपनहीम ने स्टेटमेंट दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उन प्रचलित एवं परंपरागत नियमों का दूसरा नाम है जिसे सभ्य राष्ट्र आपसी व्यवहार में वैधानिक रूप से बाध्य मानते हैं। यानी ओपनहीम कहते हैं कि प्रचलित भी है, परंपरागत नियम है, कानून है, प्रथाएं हैं और उसमें सभी सभ्य राष्ट्र आपसी व्यवहार में वैधानिक रूप से बाध्य मानते हैं। यानी कानून की दृष्टि से, विधि विधान की दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अपनी विदेश नीति का प्रयोग करता है, दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध बनाता है,
तो उन नियमों के अनुसार अपने आप को संचालित करने के लिए राष्ट्र बाध्य होते हैं। अगली परिभाषा हॉल की है। हॉल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के वे नियम हैं जिनको वर्तमान सभ्य राज्य पारस्परिक व्यवहार में शक्ति के बल पर अनिवार्य रूप से पालन करने योग्य समझते हैं। यानी एक प्रकार से कोड ऑफ कंडक्ट है, आचरण के रूल रेगुलेशन है, जिसमें राज्य जो है उसे पालन करने के लिए योग्य समझते हैं कि उनके बगैर जो है किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अस्तित्व नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून एक प्रकार से राज्यों के परस्पर व्यवहार के नियम है, व्यवस्थाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय में केल्सन ने अपनी परिभाषा दी है। केल्सन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उन कानूनों का एक समूह है जिससे राज्यों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है। यानी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार से संबंध बनाएगा, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस तरह से व्यवहार करेगा, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस तरह की विदेश नीति का निर्माण करेगा। डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा के विषय में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों और प्रथाओं के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार सभ्य राज्य प्राय एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि ऐसे नियम, ऐसी प्रथाएं, पॉलिटिकल कन्वेंशन जो लंबे समय से जारी है और उसी के अनुसार एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संधि करता है, समझौते करता है, मधुर संबंध बनाता है, कटु संबंध बनाता है, वो सारा जो है उन नियमों और प्रथाओं पर आधारित है। ह्यूज ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा देते हुए कहा है कि ये वो नियम हैं जो सभ्य राष्ट्रों के समूह के सार्वजनिक व्यवहार में उनके आपसी संबंधों को निश्चित करते हैं। यानी आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जो व्यवहार करता है उस व्यवहार को एक दिशा देने के लिए इन नियमों और कानूनों का सहारा लिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत क्या है, कौन कौन से स्रोत है, कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो है निर्माण कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में पहला सोर्सेज अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज है, इंटरनेशनल कस्टम है, रीति रिवाज जितने हैं उनको इसमें जगह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का ही रूप है, संधियों को कोई राष्ट्र तोड़ नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय जो दिए गए अब तक वो भी एक प्रकार से इसके महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञों के कथन भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रस्ताव, जैसे 1899 और 1907 में एक सम्मेलन हुआ था तो उसमें युद्ध के नियम, युद्ध के लिए व्यवस्थाएं तय की गई थी, चाहे वो थल युद्ध हो या जलीय युद्ध हो, उसके लिए नियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी समय समय पर अनेक प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए हैं कि राष्ट्र जो है किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का पालन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियम, इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी संस्थाएं हैं उनके अपने नियम हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक रूप है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय शक्ति को कैसे सीमित करता है, नियंत्रित करता है, या राष्ट्रीय शक्ति की एक सीमा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या रेलेवेंस है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करता है, प्रभावित करता है। पहला कारण है कि राष्ट्रीय कानून की सीमा। हालांकि जितने भी संप्रभु राष्ट्र हैं उनको अपने घरेलू नीति में हर तरह के कानून निर्माण करने की पूरी तरह से स्वेच्छा है, क्योंकि राष्ट्रों की संप्रभुता उसे अपने निश्चित भू क्षेत्र में हर तरह के कानून निर्माण के लिए अधिकृत करती है। विश्व में कोई भी राष्ट्र अपने लोगों के लिए ऐसे कानूनों को निर्माण से बचता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की नैतिकता का उल्लंघन करता है। यानी राष्ट्रीय कानून जो है प्रभावित होते हैं किससे, अंतर्राष्ट्रीय कानून से। कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता है कि ऐसा
अपने गृह क्षेत्र में कानून का निर्माण करे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर किसी प्रकार से स्वीकार्य न हो। राष्ट्र अपने संविधान का निर्माण करते समय मानव अधिकारों एवं कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनमत को भी ध्यान में रखते हैं। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में आर्टिकल 51 में दिया गया है कि भारत सरकार को अपनी विदेश नीति का निर्माण करते समय विदेशों के साथ मधुर एवं शांतिपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 51 है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें भारत सरकार भारतीय राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वो दूसरे राष्ट्रों की एकता अखंडता को प्रभावित न करे, उनके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करे, जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करे। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून के लिए एक प्रकार की सीमा है। जैसे संविधान में जितने भी फंडामेंटल राइट डाले गए मौलिक अधिकार, वो एक प्रकार से 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद यूएन चार्टर में जो इस तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तौर पर, वो सारे नियम कानून जो अपने देश के लिए रेलेवेंट है उनको संविधान में जगह दी गई है। विदेश नीति की सीमा के रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को सीमित करता है। राष्ट्र अपनी विदेश नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का उल्लंघन नहीं कर सकते। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करते समय अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज, नियमों व अभिसमय को ध्यान में रखते हैं। यदि एक राष्ट्र जब अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी कन्वेंशन है, पॉलिटिकल परंपराएं हैं, रीति रिवाज रहे हैं, नियम रहे हैं, अभिसमय रहे हैं, उन सब को ध्यान में रखकर वो अपनी विदेश नीति तय करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के व्यवहार को भी सीमित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक प्रकार से राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राज्य स्वेच्छा से संधि, समझौते या युद्ध को बढ़ावा नहीं दे सकते। राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर दूसरे राज्यों के साथ संबंधों का निर्धारण करना पड़ता है। 2017 में भारतीय पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव पर जासूसी के आरोप में पाकिस्तान न्यायालय ने मृत्युदंड की सज़ा सुनाई थी और भारत ने इसकी अपील अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार द्वारा कुलभूषण जाधव की जो मृत्युदंड की सज़ा दी थी उस पर जो है रोक लगा दी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को कुलभूषण जाधव के लिए उसके परिजनों से मिलने का निर्णय दिया। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के व्यवहार को सीमित करता है। हालांकि राज्य जो है संप्रभुता के आधार पर, घरेलू मामलों के आधार पर आत्मनिर्णय का अधिकार है, वो अपने राज्य क्षेत्र में हर तरह के कानून निर्माण के लिए स्वतंत्र है। लेकिन बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बंधे होने के कारण राज्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों, अंतर्राष्ट्रीय जनमत, अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी नहीं कर सकते। युद्ध के समय भी राष्ट्रीय शक्ति की सीमा प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून युद्ध के समय राष्ट्रों की सीमाओं पर नियंत्रण करता है। जैसे 1899 और 1907 में हेग सम्मेलन हुए थे और इन हेग सम्मेलनों में अनेक प्रकार की कन्वेंशन आई थी, अनेक प्रकार के नियम बनाए गए। थल युद्ध के नियम, जल युद्ध के नियम, सैनिक जो है शहीद हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं उसके संबंध में, सामान्य नागरिकों के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए, अस्पतालों पर बमबारी की रोक इत्यादि नियमों को स्वीकृत किया गया। यानी युद्ध के दौरान कोई सैनिक घायल हो जाता है, भंग हो जाता है या शहीद हो जाता है तो उसको घायल सैनिक को या शहीद सैनिक के शव के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जब युद्ध होता है तो टारगेट पर दोनों देशों की सेनाएं रहेंगी, प्रतिद्वंदी राष्ट्रों की, न कि वहाँ के आम नागरिक, शिक्षण संस्थाएं, हॉस्पिटल या किसी जलीय क्षेत्र में गोलाबारी नहीं कर सकते। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से रिहायशी क्षेत्रों में गोलीबारी को भारत द्वारा समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कहा गया। इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रकार से युद्ध के जो
समय होता है, उस समय अंतर्राष्ट्रीय कानून अनेक प्रकार से राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति पर बैन लगाता है, राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति को नियंत्रित करता है। समय समय पर यूएनओ की ऑब्जर्वेशन ग्रुप है, वो जिन देशों के अंदर प्रतिद्वंदिता है, जिन देशों के अंदर संघर्ष है, उस क्षेत्र का भ्रमण करके उसकी रिपोर्ट जो है यूएनओ को सौंपता है कि किस देश की सेना ने पहले नियमों का उल्लंघन किया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीयता और विदेशियों के प्रति व्यवहार को सीमित करता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय सरकारों को विदेशियों के प्रति व्यवहार करने के लिए निर्देशित करती है। किसी भी देश में दूसरे देश के लिए अपने दूतावासों में रह रहे विदेशी नागरिकों के साथ सामान्य नागरिकों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। जब भी किन्हीं दो देशों में संबंध तनावपूर्ण होते हैं, युद्ध का अंदेशा होता है, तो दूतावासों के विदेशियों को विशेष प्रस्थान प्रक्रिया के तहत ही देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। उदाहरण के लिए सितंबर 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तख्तापलट होने पर अमेरिका व भारत ने अपने अपने नागरिकों की वायुयान द्वारा सकुशल वापसी करवाई। राजदूतों को भी विशेष प्रकार का मान सम्मान दिया जाता है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नियम, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय जो है रीति रिवाज परंपराएं हैं जो सभी राष्ट्र जो है मानने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो राष्ट्र अलग अलग पड़ जाते हैं। राज्यों की मान्यता की सीमा के रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करता है, प्रभावित करता है। किसी नए राज्य का जब उदय होता है तो उसकी वैधता प्रदान करना भी एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ और पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के रूप में उसका उदय हुआ, लेकिन बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और व्यवस्थाओं के तहत काफ़ी लंबा समय लगा। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बीच 1948 में इजराइल यहूदियों का राज्य उसकी स्थापना होती है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद काफ़ी राष्ट्रों ने इजराइल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी, जिसका आधार अंतर्राष्ट्रीय संधि व नियम था। तो कोई राज्य स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया, नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता देने में भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, संधियों का, समझौतों का, प्रथाओं का सहारा लिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की मान्यता के आधार पर उनकी राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करते हैं, प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून कूटनीति को भी सीमित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों के मध्य संबंधों को स्थापित करने के लिए कूटनीति को सीमित कैसे करते हैं कि राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति करते समय कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय नियमों, संधियों, न्यायिक निर्णयों के दायरे में रखते हैं। भारत सरकार ने 1998 में पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बस कूटनीति का सहारा लिया। तेल उत्पादक देश अपने हितों की पूर्ति के लिए तेल कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण करते हैं। तो कूटनीति जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाजों द्वारा, संधियों द्वारा, समझौतों द्वारा सीमित होती है। कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय कानून को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। राष्ट्रीय शक्ति की सीमा के रूप में अगर शांति काल में देखें तो शांति काल में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करता है, नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी राष्ट्र के घरेलू संघर्ष या विवाद को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर रखा जाता है। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 में परिवर्तन करके जम्मू और कश्मीर को 2 संघीय क्षेत्रों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में विभाजित कर दिया और इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ हैं। विशेष करके पाकिस्तान ने टर्की और मलेशिया के साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के इस तरह के निर्णयों की निंदा की और कहा कि पाकिस्तान में
भारत प्रशासित कश्मीर में वहाँ के कश्मीरी लोगों के लिए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका पूरी तरह से हनन हो रहा है। और इसके कुछ समय बाद कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और सर्वेक्षण दलों ने जम्मू कश्मीर का भ्रमण करके वहाँ के आम लोगों, अधिकारियों, समाजसेवकों से बातचीत करके वहाँ की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट पेश की। यानी अकेला व्यक्ति, अकेला राष्ट्र जो है किसी प्रकार से ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता जो दुनिया के अधिकतम राष्ट्रों को स्वीकार्य न हो। तो शांति काल में भी कई बार राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कानून सीमित करता है। सामूहिक सुरक्षा के रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सीमा के रूप में है। कोई भी आक्रमणकारी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को चुनौती नहीं दे सकता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से राष्ट्रीय आक्रामकता पर अंकुश लगाते हैं। जैसे 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करने पर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका के नेतृत्व में कई राष्ट्रों की सेनाओं ने सामूहिक कार्रवाई द्वारा कुवैत को इराक से स्वतंत्र करवाया। अंतर्राष्ट्रीय शांति के रूप में अगर देखें तो राष्ट्रीय शक्ति की एक सीमा है। 1998 में भारत सरकार द्वारा पोखरण 2 करने पर अंतर्राष्ट्रीय संहिता, नियमों एवं विधि को ध्यान में रखते हुए कई विकसित राष्ट्रों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन विकसित राष्ट्रों का कहना था कि भारत ने परमाणु विस्फोट करके अपना शांतिप्रिय जो राज्य का दर्जा है उस पर क्वेश्चन मार्क किया है। इसके साथ ही भारत दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है, इसलिए उस पर जो है आर्थिक प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा, नियमों द्वारा राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों पर नियंत्रण करने में असफल रहने पर आर्थिक सहायता रोकना एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करने से संबंधित है। यानी अमेरिका जो है बार बार पाकिस्तान को कहता है कि वो आर्थिक सहायता तभी देगा जब पाकिस्तान में प्रायोजित आतंकवादी समूह है उन पर वो नियंत्रण करे, अन्यथा जो है उसकी ग्रांट रोक ली जाएगी। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति की सीमा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून की आलोचना की जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय शक्ति को सीमित नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून का राष्ट्रीय शक्ति पर नामात्र का प्रभाव, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में दंडनीय शक्ति की कमी है। आलोचक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधित राष्ट्रों की सहमति पर आधारित होते हैं। इनके पालन के लिए राष्ट्रीय कानूनों के क्रियान्वयन की तरह दंडनीय शक्ति का अभाव है। जिस तरह से किसी राष्ट्र के लोग, राष्ट्र के नागरिक उस राष्ट्र के कानून को तोड़ते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है, लेकिन इस तरह की सज़ा जो है किसी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा नहीं दी जा सकती, क्योंकि राष्ट्र अपने आप में संप्रभु है, सर्वोच्च है, स्वतंत्र है, उनको दंड नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में ऑस्टिन का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून नैतिक नियमों की एक संहिता मात्र है। यानी एक प्रकार के नैतिक नियम है, कोई राष्ट्र इनको माने या न माने वो राष्ट्र के ऊपर निर्भर करता है कि राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून को कितनी मान्यता, कितना महत्व प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमा के रूप में दूसरी प्रमुख आलोचना संप्रभुता का उल्लंघन है। आलोचक मानते हैं कि राष्ट्र स्वयं संप्रभु है तो किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून या नियम के अधीन कैसे हो सकते हैं। संप्रभु राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करने पर हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। एक संप्रभु शक्ति को, संप्रभु राज्य को दूसरा कोई राज्य या दूसरी कोई शक्ति कैसे निर्देश दे सकती है, कैसे उसे दंड दे सकती है, कैसे उसकी राष्ट्रीय इच्छा को प्रभावित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बाध्यता नहीं, ये भी एक बड़ी आलोचना है कि समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उल्लंघन करने वाले राज्य या तो वहाँ पर पेश नहीं होते या निर्णयों को पक्षपात पूर्ण बताकर ऐसे निर्णयों की अनदेखी करते हैं।
कई बार राष्ट्र जो है घरेलू क्षेत्राधिकार का मुद्दा बना करके इस तरह की अनियमितताओं के प्रति अपनी लापरवाही जाहिर करते हैं। यानी एक राष्ट्रीय न्यायालय जिस तरह से दंड देता है किसी अपराधी को, उस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी राष्ट्र को अपराधी मान करके इस तरह की कठोर सजा नहीं दे सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संहिता का अभाव है, इसलिए बार बार राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। युद्ध के समय भी इस कानून का उल्लंघन किया जाता है। युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का उल्लंघन होता है। नियंत्रण रेखा पर बार बार युद्ध विराम का पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन करना इस श्रेणी में आता है। LAC पर चाइना की तरफ से और LOC पर पाकिस्तान की तरफ से समय समय पर सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की जाती है। इंटरनेशनल लाइन के पास जो है पाकिस्तान इस तरह के बंकर जो है बना रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा जो है उसको गंभीर चुनौती दिखाई देती है। तो युद्ध के समय इंटरनेशनल लेवल के जितने भी लॉ है, कस्टम है, रिचुअल है, संधि समझौते हैं, वो सारे टूट जाते हैं। सामूहिक सुरक्षा में राष्ट्रीय आलोचक मानते हैं किसी राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की चुनौती के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा में राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। यानी इसे मार्गन्थों ने कहा है, एक सबके लिए और सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा के रूप में होता है। जब सामूहिक सुरक्षा की बारी आती है तो राष्ट्र जो है किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं करती। यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्स में जब इस तरह की बातें आती है तो राष्ट्र जो है अपनी सेनाएं या दूसरे सैनिक साजो सामान भेजने में जो है कोताही बरतते हैं, किसी प्रकार से आगे बढ़ करके स्वेच्छा से योगदान नहीं देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की राष्ट्रीय शक्ति की सीमा के रूप में एक बड़ी आलोचना है कि राज्यों का व्यवहार नियंत्रित नहीं है। आलोचक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। राष्ट्र अपनी सुरक्षा एवं घरेलू मामलों का हवाला देकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं कानूनों के प्रभाव से बच निकल सकते हैं। जैसे कुलभूषण जाधव को लेकर के जब पाकिस्तान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उसके पेरेंट्स को मिलने का निर्देश दिया तो पाकिस्तान सरकार ने कुलभूषण जाधव और उस परिवार के बीच में एक ट्रांसपेरेंट सीट लगाई और पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय जो निर्देश थे उनका पालन नहीं किया। इसी तरह से पूरी दुनिया में जब भी इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस देता है, डिसीजन देता है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कानूनों की तरह, राष्ट्रीय न्याय की तरह फॉलो नहीं किया जाता। राष्ट्र इसकी अनदेखी करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की विशेषताएं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति को किस प्रकार प्रभावित करता है, निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है, राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने में, प्रभावित करने में अंतर्राष्ट्रीय कानून का, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का क्या प्रभाव है। या बहुत सारे आलोचक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ एक आदर्श संहिता मात्र है। ये किसी प्रकार से राष्ट्रीय कानून की तरह, राष्ट्रीय न्याय की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों को प्रभावित नहीं कर पाता। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति ज़्यादा सजग और सचेत नहीं रहते, क्योंकि राष्ट्रों का जो प्राइमरी मोटो है, प्राइमरी उद्देश्य है, राष्ट्रीय हित होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।